हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी फिजिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर का ही डेरिवेशन है और इससे पीछे के डेरिवेशंस हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, करते हैं आज इस डेरिवेशन को हम। तो इसमें पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम E का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये इस फॉर्मूले की हम सहायता से इस डेरिवेशन को करेंगे। और ये बिल्कुल जो हमने पिछली वीडियो में बताया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। उसमें क्या था, अक्षीय तो क्या था, जमीन की तरफ हमने चित्र बनाया था, मतलब नीचे लेटा हुआ। और इसमें क्या है, निरक्षीय। निरक्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर। तो इसमें ऊपर की ओर हम चित्र को बनाएंगे। अब देखिए क्या क्या करेंगे। अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले एक द्विध्रुव बनाया था। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव हम आपको बता ही चुके हैं, जिसके दो ध्रुव होते हैं वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। और P बराबर होता है Q×2L। ये होता है द्विध्रुव का फॉर्मूला। यहाँ पर हमने माइनस क्यों आवेश मान लिया, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश मान लिया। ये मध्य बिंदु क्या मान लिया, O। और ये आधी दूरी क्या मानी, स्मॉल l। और आधी दूरी क्या मानी, स्मॉल l। अब देखिए, अक्षीय स्थिति में हमने क्या किया था, यहाँ पर बिंदु P माना था क्योंकि वो अक्ष की ओर था। अब क्या है, निरक्ष। तो निरक्ष में क्या करेंगे, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मानेंगे, P मानेंगे। कहाँ मानेंगे, ऊपर की ओर मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, निरक्षीय स्थिति हम निकाल रहे हैं, इसलिए ये हमने R मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये मान लिया P। अब क्या करेंगे, ये इस ध्रुव को इस बिंदु से जोड़ देंगे और इस ध्रुव को भी इस बिंदु से जोड़ देंगे। और इस ध्रुव को हम मान लेंगे A और इस ध्रुव को मान लेंगे B। सेम बिल्कुल हमने अक्षीय स्थिति की तरह किया, बस इसमें क्या है, अक्ष पे नहीं किया, क्या किया, निरक्ष के मतलब ऊपर की ओर किया है, नीचे की ओर नहीं किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ट्रायंगल बनना है। तो इसमें देखिए ये भुजा पता है हमें और ये भुजा पता है। ये देखिए L है और ये क्या है, R है। दो भुजाएं हमें पता है, ये भुजा निकालनी है हमें। तो इस भुजा की भी हम दूरी निकाल लेते कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी अब ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें अगर आपको ये प्रमेय नहीं आती है तो भी हम आपको सरल तरीका बता देते हैं कि ये देखो, जो दो रेखाएं होती है, इसको जो बीच में जो लंबी वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। इसके सामने वाली जो लंबी रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। इसके सामने वाली जो भुजा होती है सबसे लंबी, इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। लंब क्या होता है, ये जो सबसे ऊपर की ओर होती है इसको बोलते हैं लंब। और आधार क्या होता है, जो लेटी हुई होती है इसको बोलते हैं आधार। अब देखिए, ये ऊपर वाली अभी बताइए क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कितनी दे रखी है, R। स्क्वायर लगा दिया प्लस आधार क्या होता है, ये जो लेटी वाली, इसकी वैल्यू कितनी है, L है। तो L का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे हम, जब भी हम ये स्क्वायर हटाते हैं, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई। मतलब कि इस भुजा, ये कितनी भुजा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दूरी हमारी निकल आई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए, जब ये दोनों सेम है एक दूसरे, ये जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी भी है। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो ये भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगी। अब देखिए, ये तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि होती है। तो सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, दिशा को हम क्या करेंगे, दो घटकों में बांट लेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज घटक। इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज घटक में हम बांट लेंगे। इस तरीके से एक चित्र और बनेगा। ये चित्र जो है वो इसके ऊपर का ही चित्र है, हमने इसको अलग दिखाया क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको हम बना देंगे E1 साइन थीटा और ये है E2 साइन थीटा। ये है ये है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब देख लीजिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। क्षैतिज का मतलब जो लेटी हुई रेखा होती है वो होती है क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर का मतलब जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज, तो हमने
तीव्रता को कितने घटकों में बांटा? 2, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अब देखिए ये है दिशा नीचे की ओर, इसकी दिशा है ऊपर की ओर, तो ये आपस में मतलब इनकी दिशा कैसी है? विपरीत है। तो विपरीत दिशा होने के कारण ये एक दूसरे को आपस में काट देंगे अर्थात निरस्त कर देंगे। और इसकी दिशा देखिए ये भी इधर की ओर है, मतलब अगर इस रेखा को नीचे लेके आए तो है तो इधर की ओर, इसकी दिशा भी इधर की ही ओर है, मतलब इस साइड में दोनों की दिशा समान है। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि दिशा समान है। अब देख लीजिए फिर से हम आपको बता देते हैं कि E1 sin थीटा और E2 cos थीटा जो है वो दोनों विपरीत दिशाओं में, इसलिए कट जाएंगे आपस में। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में, तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए पूरा खेल किसका होता है? चित्र का। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया है अच्छी तरह से तो आप इसकी थ्योरी पूरा डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमने चित्र में बनाया है वही अब हम थोड़ा सा थ्योरी में लिखेंगे। अब देखिए जैसे जैसे हमने चित्र में बनाया है वैसे ही लिखा है। क्या लिखा? सबसे पहले तो हमने क्या बनाया? एक द्विध्रुव बनाया था, तो वही लिखा है। माना एक वैद्य द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है, और O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। P के बाद क्या किया? P पर भी हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए तीव्रता को हमने 2 घटकों में बांट दिया। कौन कौन से? एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। और जब बांटते हैं हम तब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है दिशा विपरीत होने के कारण आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए दोनों की दिशा अलग अलग है, विपरीत दिशाओं में, अर्थात एक दूसरे को काट देते हैं अर्थात निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए दोनों की दिशा एक ही है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तब क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता क्या करेंगे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब E1 E2 के हमें वैल्यू पता नहीं है तो इसको क्या बना लेंगे? समीकरण 1 बना लेंगे। अब जिस प्रकार हमने अक्षीय स्थिति में E1 E2 की वैल्यू निकाली थी उसी प्रकार हम निरक्ष में भी उसी प्रकार हम इसमें भी E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये होता है। तो क्या लिखेंगे? E1 बराबर 1/4πε0 के Q/ अब क्या r², दूरी हमने कितनी निकाली थी? √r² प्लस l², ये दूरी निकाली थी। इसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला? r² होता है, तो r यानी दूरी ये निकाली थी, अब इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। कैसे निकालेंगे? E2 बराबर 1/4πε0 के Q/, अब देखिए दोनों इधर वाली भी दूरी सेम थी और इधर वाली दूरी भी वही थी। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता यानी इसमें भी दूरी इतनी ही थी, r² प्लस l² का होल स्क्वायर कर दिया। दोनों दूरियां समान हैं, तब क्या करेंगे हम? देखिए E1 और E2 की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करेंगे? जो हमने समीकरण 1 बनाई थी उसमें E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारी समीकरण 1 थी। अब इसमें E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। क्या है? 1/4πε0 के Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर प्लस E2, अब यहाँ पे cos थीटा भूल गए, यहाँ पे cos थीटा भी आएगा क्योंकि cos थीटा भी तो है, प्लस E2 के वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी cos थीटा है। अब देखिए ये पूरा हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन कैसे लेंगे? इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1/4πε0 के Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर cos थीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचा? ये पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। ये प्लस लगा ले, ये भी हमने ले लिया था बाहर, तो क्या बचा? 1 बचा। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे आपस से, 1 और 1 जोड़ के कितने हो जाएंगे? 2, और यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे हम साइड में cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो
चित्र में आप देखिए आधार क्या है, नहीं अभी बताया था नीचे वाली रेखा क्या होती है, लेटी वाली आधार। तो आधार कितनी है L, और कर्ण कितना है √r² प्लस L²। तो आधार की जगह क्या रखेंगे L, और कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे √r² प्लस L²। इस प्रकार हमारा cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, आधार कितना है L और कर्ण कितना है √r² प्लस L²। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू एक साइड में आप निकाल लीजिएगा, हमने इधर साइड में निकाल रही है। अब यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा 1/4πε0k। अब देखिए 1 और 1 जोड़ के कितने हो जाएंगे 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 क्यों अपॉन √ अब देखिए यहाँ पे √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख दी हमने, कितनी थी L अपॉन √r² प्लस L²। अब देखिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर से √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा E बराबर 1/4πε0k 2q अपॉन r² प्लस L², ये बचेगा। और गुणे में क्या है L अपॉन, अब देखिए r² प्लस L², ये लिख लिया। अब जब भी हम ये √ हटाते हैं तो √ की पावर कितनी होती है 1/2, √ की पावर कितनी होती है 1/2, ये हमने लिख दिया। अब इसकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा E बराबर 1/4πε0k 2q की जब L से गुणा होगी तो कितनी आएगी 2qL बटे में जब इसकी आपस में गुणा, देखिए यहाँ पे कोई घात नहीं है तो कितनी घात है 1। तो जब भी दो चीजें गुणा में लिखी होती हैं और दोनों, देखिए ये भी L² प्लस ये भी r² प्लस L² है और ये भी r² प्लस L² है, दोनों आधार मतलब बेस जो है वो दोनों का समान है, तो ऊपर घातों की हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा r² प्लस L²। ये देखिए दोनों को हमने एक बार लिख लिया। अब इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1.5 जोड़ के कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 2.5। क्या किया है, ऊपर घातों को हमने जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, बेस समान है तो हमने ऐसे लिख लिया, ऊपर घातों को जोड़ दिया। अब देखिए हम साइड में आपको दिखा देते जिसको नहीं पता है, ऐसे जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो कितना ऊपर आ जाएगा 2 + 1। कैसे, जब 1 की 2 से भाग होगी तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2 होता है, प्लस 2 की 1 से होगी तो 1 आएगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना आएगा 3/2। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 3/2। एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें जिस प्रकार अब क्या करेंगे, हम जिस प्रकार हमने अक्षीय स्थिति में किया था वैसे ही करेंगे। क्या किया था हमने उसमें कि हमने इसको जो है L को हमने बहुत छोटा मान लिया R से। यहाँ पर भी वैसे करेंगे। क्या लिखेंगे, यदि R जो है बहुत 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 बड़ा है किससे, L से। R अगर बहुत बड़ा है L से तो क्या करेंगे, इस L को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा E बराबर 1/4πε0k 2qL बटे में यहाँ क्या आ जाएगा r², इसको छोड़ दिया, ऊपर घात कितनी थी 3/2। अब ये देखिए ये 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचेगा वो लिखते हैं, ये वाले 2 से ये वाला 2 तो हो गया कैंसिल। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर होता है Q × 2L, ये था वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला, P बराबर Q × 2L। अब देखिए ये Q × 2L, ये वही फॉर्मूला बनना है, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे P, और नीचे क्या बचेगा r³ बचेगा। अब लिखेंगे E बराबर 1/4πε0k P/r³। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो नीचे ये बचा, और ऊपर फॉर्मूला बनना था वैद्युत द्विध्रुव का, तो हमने ऊपर P लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई और इसका मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। और फिर हमने अक्षीय स्थिति में क्या लिखी थी, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो क्या रख देंगे, K बराबर 1 रख देंगे। वैसे ही इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब K बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r³। अब देखिए हमने इसका मात्रक लिख दिया न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा निकल आएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक